नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 76 सबमरीन की तरफ से है। प्रोजेक्ट 76 जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम होने वाला है, अब ऑफिशियली डिज़ाइन फेज में एंटर कर चुका है। ये सबमरीन कलवरी क्लास के कंपैरिजन में लगभग 1000 टन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन्स होने वाले हैं, जो कि इसकी अंडर वाटर कैपेबिलिटी, वेपन लोड आउट और एंड्योरेंस को काफ़ी इन्हेंस करने की उम्मीद किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट लगभग 2500 टन से 2600 टन के आसपास रखने का फैसला किया जा रहा है। इन सबमरीन में अभी जो सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाला है वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने वाला है, जिसमें क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होने वाली। और दूसरा मेजर एडिशनल इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी कि AIP सिस्टम होने वाला है, जिससे ये सबमरीन बिना सरफेस पे आए कई दिनों तक ऑपरेट कर सकते हैं। सोर्सेज के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन L&T और इंडियन नेवी की कोलैबोरेशन में भी करने का फैसला किया गया है और कलवरी क्लास से गेन किए गए एक्सपीरियंस का इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन डिज़ाइन के मामले में इन सबमरीन में काफ़ी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं। टाइमलाइन और प्रोडक्शन प्लान के बारे में अगर बात करें तो सबमरीन का डिज़ाइन फेज 2026 के एंड तक कंप्लीट होने की उम्मीद किया जा रहा है। उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इसको अप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और L&T जैसे टॉप इंडियन शिपयार्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद भी किया जा रहा है। और इसमें टोटल 2 बैच में 12 सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहले बैच में 6 सबमरीन बनाए जाएंगे और उसके बाद एक और फॉलन ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिसमें 6 और सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के नए अनमेंड एरियल वॉरफेयर विजन की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी HAL के कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिस वजह से अभी HAL और इंडियन नेवी साथ मिलकर एक नेवल स्पेसिफिक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि NCAT सिस्टम को डेवलप करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करने वाले मल्टीपल ड्रोन का एक पूरा इकोसिस्टम को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि MiG-29 से लेके रफाल M के साथ सीमलेसली ऑपरेट कर पाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स मिशन में उनका कॉम्बैट पावर काफ़ी हद तक एनहेंस करने वाले। इस सिस्टम का नाम NCAT होने वाला और NCATs का मकसद एक ऐसे मल्टी ड्रोन फ्रेमवर्क को क्रिएट करना है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक और कॉम्बैट एयर सपोर्ट जैसे रोल को भी परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है। इसमें AI और मेश नेटवर्किंग की मदद से ये ड्रोन से किल मेश बैटलफील्ड नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने वाले, जिसमें रियल टाइम डाटा शेयरिंग, सेंसर फ्यूजन और कोऑर्डिनेटेड अटैक पॉसिबल होने वाला है। और ये सब कुछ बिना ह्यूमन पायलट के किया जा सकता है। NCATs को एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए गए कैट्स वॉरियर प्रोग्राम से डिराइव करने का प्लान किया गया था, जिनका कॉम्बैट रेडियस 350 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक होने वाला और पेलोड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 650 kg के आसपास है। तो इंडियन नेवी की तरफ से भी इसी का एक नेवल वेरिएंट का डिमांड किया गया था, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। इसके पैरेलल में इंडियन नेवी की तरफ से एक और इंडिजिनस ड्रोन पर भी काम करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम अभिमन्यु होने वाला है और इसको अभी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अभिमन्यु एक जेट पावर लो RCS ड्रोन होने वाला है, जिसका यूज इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट और रफाल M के साथ किया जा सकता है। ये ड्रोन्स आइसर ऑपरेशन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्ट्राइक और डिकॉय मिशन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं और AI बेस्ड ऑटोनॉमी, मॉड्यूलर डिजाइन और कैरियर ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ अभिमन्यु ड्रोन्स इंडियन नेवी के लिए फ्यूचर में एक फोर्स मल्टीप्लायर बनने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट लैट एरोस्पेस की तरफ से, जो कि अभी इंडियन एविएशन सेक्टर में एक नया और एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाने जा रही है। रिसेंटली लैट एरोस्पेस की तरफ से बताया गया था कि वो अभी एक 24 सीटर मल्टीरोल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिससे बोथ सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी लैट एरोस्पेस को लेकर एक और मेजर अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें लैट एरोस्पेस की तरफ से अभी एक एरो इंजन को भी डेवलप करने की बात सामने आई है। लैट एरोस्पेस का इनिशियल टारगेट एक 10 किलोटन क्लास से 15 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले इंजन को बनाने पर होने वाला है और ये थ्रस्ट आउटपुट 12 से 24 सीटर
शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग केपेबल एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सुइटेबल होने वाला है, जो छोटे रनवे से या इम्प्रोवाइज्ड एयर स्ट्रिप से आराम से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होने वाला है। ये खास तौर पर उन रीजन में यूजफुल होने वाला है जहां ट्रेडिशनल रनवे को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि डीआरडीओ और जीटीआरई की तरफ से पिछले कई सालों से एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें से एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसका थ्रस्ट आउटपुट सिर्फ 4.5 किलोटन होने वाला, लेकिन फिर भी इस इंजन को बनाने के लिए जीटीआरई को ऑलमोस्ट एक डेकेड लग गया था। इसी तरह एचएएल की HTFE-25 इंजन प्रोग्राम, जिसका थ्रस्ट आउटपुट 25 किलोटन के आसपास का है, अभी तक प्रोडक्शन स्टेज में एंटर नहीं कर पाया, जबकि इसका पहला टेस्ट को 2015 में किया गया था। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि जेट इंजन का डेवलपमेंट एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने वाला है। लैट एरोस्पेस का ये प्रोजेक्ट मल्टीपल स्टेजेस में डेवलप होने वाले हैं, जिसमें कंसेप्चुअल डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल प्रोटोटाइपिंग, कोर इंजन डेवलपमेंट, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग और लास्ट में फ्लाइट सर्टिफिकेशन होने वाला है। अभी तक लैट एरोस्पेस की तरफ से अपनी इंजन डेवलपमेंट को लेकर कोई फिक्स टाइमलाइन या पार्टनर को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन शुरुआत में फोकस एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टैलेंट पूल को एस्टेब्लिश करने पर होने की उम्मीद किया जा रहा है। फिर भी अगर लैट एरोस्पेस की तरफ से यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रपल्शन इंजीनियर, एरोडायनामिक इंजीनियर और मेटल एक्सपर्ट्स को अपने साथ ऑनबोर्ड करने में सक्षम हो पाते हैं, तो टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट को अचीव किया जा सकता है। और अगर ये इंजन सक्सेसफुली डेवलप हो जाता है तो ये हमारे लिए एक डुअल यूज ऑप्शन भी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इसको सिविलियन शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरी तरफ इसे मिलिट्री यूएवी या यूसीएवी के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत की फ्यूचर एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। ब्रिटिश एरोस्पेस जायंट रोल्स रॉयस की तरफ से भी एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया कि वो अभी भारत की एमका की इंजन कोर डेवलपमेंट की रेस में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। हालांकि रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की सफरान को इसमें फ्रंट रनर बताया गया था, लेकिन रोल्स रॉयस का यह नया पोस्ट दिखाता है कि ये रेस और भी कॉम्पिटिटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंजन डेवलपमेंट को लेकर भारत का फाइनल डिसीजन 2025 के एंड तक उम्मीद किया जा रहा है, और इसमें जो भी कंपनी सिलेक्ट होती है वो भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट के मार्केट में एक मेजर शेयर होल्डर बनने वाले, जो कि कई दशकों तक भारत में इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाले। इस मौके का फायदा उठाने के लिए रोल्स रॉयस की तरफ से सफरान की ऑफर से कई गुना बेहतर ऑफर को देने का फैसला किया जा रहा है। रोल्स रॉयस की तरफ से भी एमका के लिए एक कंप्लीट नई इंजन आर्किटेक्चर के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और स्केलेबल इंजन डिजाइन को प्रपोज किया जा रहा है, जो कि सफरान की ऑफर को परफॉर्मेंस के मामले में कई मायने में आउट परफॉर्म करने वाला है। रोल्स रॉयस के मुताबिक भारत को अभी जिस इंजन को ऑफर किया जाने वाला है, ये कम्प्लीटली नया इंजन होने वाला है, जिसकी टेक्नोलॉजी को टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए डेवलप किए जा रहे 6th जनरेशन एरो इंजन से डिराइव किया जाने वाला है। और ये इंजन भारत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 120 किलोटन तक की थ्रस्ट को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है, लेकिन साथ ही अगर जरूरत पड़े तो फ्यूचर में इस इंजन को 200 किलोटन तक की थ्रस्ट को डिलीवर करने के लिए इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि वर्तमान के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भारत की सभी एयरक्राफ्ट के लिए एक आइडियल पावर प्लांट होने वाला है, जो कि मीडियम वेट फाइटर से लेके भारत की फ्यूचर 6th जनरेशन हैवी वेट फाइटर्स को भी सफिशिएंट पावर को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट एफपीवी ड्रोन की तरफ से है। पुणे बेस्ड क्वांटम टेक एफपीवी नाम की एक डीप टेक कंपनी की तरफ से अभी अपने एडवांस फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन के साथ इंडियन आर्मी का भरोसा जीत लिया गया। ये ड्रोन कन्वेंशनल आरएफ बेस्ड ड्रोन के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पाए गए हैं। नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं आरएफ सिग्नल को बेस करके कंट्रोल किए जाते हैं और ऑपरेटर इनको रिमोट कंट्रोल की मदद से आरएफ सिग्नल की बेस पर ऑपरेट कर पाता है, लेकिन अभी हम जिस ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं ये एक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन होने वाला है, जिसमें एक फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से ड्रोन के साथ रियल टाइम में ऑपरेटर कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाता है, जिस वजह से एक्सटर्नल जैमिंग का इन पर कोई भी असर नहीं हो पाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वांटम टेक का ड्रोन भी इसी कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है, जिनको अभी पठानकोट में फील्ड टेस्ट किया जा चुका है। इसकी स्टैंडर्ड वर्जन का रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच होने वाला है, और एक बड़ा वेरिएंट पे भी उनकी तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 20 किलोमीटर के आसपास रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। ये ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं बल्कि लीथल स्ट्राइक मिशन को करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें स्मॉल फ्रेगमेंटेशन वॉरेड या फिर एंटी पर्सनल पेलोड को डिलीवर किया जा सकता है, जिससे एनिमी बंकर, पेट्रोल यूनिट या फिर सप्लाई कॉन्वॉय को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को डेंस जंगल, हाई एल्टीट्यूड टेरेन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां आरएफ सिग्नल जंगल की वजह से या पहाड़ की वजह से वीक हो जाता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल होने की वजह से इनका सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होने वाला है।
क्वांटम टेक FPV का ये पूरा अप्रोच रशिया और यूक्रेन की वॉर से भी थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है, जहां फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन को RF जैमिंग टैक्टिक को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब वही स्ट्रेटेजी भारत की तरफ से भी अडॉप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।